सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। और हम एक बार पुनः लाइव आ चुके हैं आपकी क्लास में। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको भेजिए जिससे लोग सब्सक्राइब कर सकें, और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो भाई सबसे पहले बताइए, क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में जरूर करिएगा। हम क्वेश्चन 5 पर आ गए, लेकिन हम सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर, फिफ्थ पर, फर्स्ट पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फेमिना मिस इंडिया अवार्ड, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का जो अवार्ड है, ये जो ताज है वो किसने पहनाया, यानी किसने जीता है? तो नंदिनी राय, नंदिनी गुप्ता, सॉरी राय मैंने बोल दिया, नंदिनी गुप्ता इसकी विनर हैं, विनर हैं। ठीक है, और नंदिनी गुप्ता ने इसको जीता है। ये रहने वाली हैं राजस्थान की, ये राजस्थान की रहने वाली हैं और राजस्थान के भी कोटा शहर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये इस बार विजेता है किसकी? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की। ठीक है, तो ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023, इसकी अगर बात करूं मैं, फेमिना, फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। ठीक है, तो ये दरअसल में इवेंट जो है ये शुरू हुआ था 1952, 1952 का ये आपका इवेंट शुरू हुआ था। और दरअसल में इस बार जो विनर हैं वो 59th, यानी 59वां जो संस्करण है इसका, उसकी विनर रही हैं। 59वें संस्करण की ये विनर रही हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या है? राजस्थान की कोटा की रहने वाली है नंदिनी गुप्ता। हालांकि इसमें सेकंड स्थान, यानी जो द्वितीय स्थान पर रही, उनका नाम है श्रेया, उनका नाम है श्रेया पूनजा, जो रहने वाली हैं दिल्ली की। तो ये रनर अप रही हैं, सेकंड स्थान पर रही हैं। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर फटाक से, जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022 और 2023, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 में भारत का, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय, द्विपक्षीय व्यापारिक, द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार, भागीदार देश अब, अब अमेरिका बन गया। अमेरिका, अमेरिका बन गया है। जो काफी समय से, कमी से चीन था, और चीन के साथ हमारा सबसे ज्यादा व्यापार होता था। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में कुछ आंकड़े चेंजेस हुए हैं, जरा हम उन पर बात करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं अमेरिका की बात कर लेता हूं। चलिए मैं पहले चीन की बात कर लेता हूं, क्योंकि दोनों को अलग लेंगे। पहले मैं चीन की बात करता हूं। तो चीन के आंकड़ों के आधार पर देखें तो चीन के साथ भारत का व्यापार हुआ है इस वित्तीय वर्ष में 2022-23 में। ठीक है, और चीन के व्यापार में 1.5% की कमी आई है। क्या आई है? कमी। चीन के साथ कमी आई है, और कमी के बाद चीन का व्यापार जो है 113.83, 113.83 अरब डॉलर, ये व्यापार कमी के बाद चीन का हुआ है। ठीक है, हालांकि अगर मैं पिछले वित्तीय वर्ष की बात करूं 2020-21 की,
2020-21 की, तो इस वित्तीय वर्ष में चीन का व्यापार थोड़ा अधिक था, 115.42, 115.42 अरब डॉलर। 115.42 अरब डॉलर का ये इवेंट हुआ था, यानी ये व्यापार हुआ था। और इस बार 113.83 है। इसका मतलब अगर अमेरिका बना तो अमेरिका का और ज्यादा हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है 7 इस वित्तीय वर्ष में हुई है 7.65% वृद्धि। तो ये है वृद्धि किसके साथ व्यापार करने पर? अमेरिका के साथ व्यापार करने पर। और भारत और अमेरिका का जो व्यापार हो गया है वो 128.55 128.55 अरब डॉलर में पहुंच गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं चीन के साथ 113.83 है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में भारत का सबसे अच्छा व्यापार हो गया। हालांकि कुछ पिछले वित्तीय वर्षों के आधार पर देखें तो जैसे 2021-22, तो 2021-22 में अगर बात करें तो भारत का था 119.5 अरब डॉलर। तो अगर हम देखें पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का व्यापार अमेरिका के साथ था 119.5 अरब डॉलर, और इस बार चीन का 113 है। तो हम पिछली बार भी ज्यादा थे। ठीक है, और अगर मैं उससे पहले देखूं तो काफी कम था। तो 2020 और 2021 अगर मैं इस वित्तीय वर्ष की बात करूं तो बहुत कम था, 80.51 अरब डॉलर। और जो द्विपक्षीय व्यापार होता है इसमें आयात और निर्यात दोनों होते हैं, इसलिए अभी के लिए आंसर अमेरिका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने हाल में ही अंतरराष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? वो कोई और देश नहीं है, वो भारत देश है। अंतरराष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने वाला देश भारत। ठीक, और ये मामला तय किया जाता है कि मानकों पर खरा है नहीं है, इसके लिए एक रेटिंग होती है, और रेटिंग तैयार करती है एक संस्था, और वो संस्था अमेरिकी संस्था है। तो एक अमेरिकी संस्था है जो रेटिंग तैयार करती है। इसका नाम हम लोग जान लेते हैं। इसका नाम है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट में कैसे कहते हैं, FAA। तो ये संस्था रेटिंग तैयार करती है। इसकी जानकारी भारत के उड्डयन मंत्रालय या हवाई जहाज मंत्रालय द्वारा इस जानकारी को साझा किया गया भारत के साथ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा कह रहा है कौन सा गेंदबाज इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो चल रहा है, और इसका संस्करण चल रहा है 16वां संस्करण चल रहा है, और ये 16वां संस्करण 2023 का है। ठीक है,
और ये 12 शहरों में खेला जा रहा है। शहर कितने? 12। और टीमें कितनी? 10। तो 10 टीमें हैं, 12 शहर हैं जहां ये आईपीएल खेला जा रहा है। अब कह रहा है कि सर्वाधिक तेज 100 विकेट किसने लिए? तो सर्वाधिक 100 विकेट तेज लिए हैं रवाडा। इनका नाम है कागिसो रवाडा। और ये पंजाब किंग के खिलाड़ी हैं और इन्होंने गुजरात टाइटंस यानी जिसे जीटी कहते हैं के खिलाफ ये कारनामा लिया है। और इन्होंने कुल मैच खेले हैं 64। कुल 64 मैच में ये कारनामा किया है और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। रिकॉर्ड तोड़ा है एमआई के खिलाड़ी हैं मलिंगा, लथिस मलिंगा। हालांकि अब रिटायर हो चुके हैं और वर्तमान समय में बॉलिंग कोच हैं राजस्थान रॉयल्स के। तो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 100 विकेट लेने के लिए जो मैच खेले हैं वो 70 मैच। इन्होंने 70 मैच खेले जबकि इन्होंने 64 मैच में ये कारनामा कर दिया। ठीक है, तो जल्दी से आप आंसर लगा लीजिए रवाडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, तो इसका आंसर ही पहला ही है यूरोपीय यूरोपीय स्पेस एजेंसी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसका मतलब हो जाएगा यूएसए। ठीक, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों, जिसे आप चंद्रमा कह सकते हैं, ठीक है, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी का है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है, तो ऐसे ही किसी भी ग्रह का उपग्रह होगा वो चंद्रमा कहलाता है। तो चंद्रमाओं पर जीवन की खोज, जीवन की खोज के लिए एक मिशन तैयार किया गया। एक मिशन तैयार किया गया और इस मिशन का नाम रखा गया है जूस मिशन। तो जूस मिशन जो है वो एक यूरोपियन एजेंसी है जिसका नाम है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। इसने तैयार किया है किसका पता लगाने के लिए? जो बृहस्पति के उपग्रह हैं, जो बृहस्पति के उपग्रह हैं जिसमें जीवन की संभावना हो सकती है, उससे संबंधित है। दूसरा अगर बात करें, अगर मैं यूरोप एजेंसी की बात करूं तो इसमें कुल सदस्य देश हैं इसमें 22। कुल सदस्य देश हैं 22 और ये 14 अप्रैल 2023 को, यानी डेट है 14 अप्रैल 2023 को यूरोपीय यूरोपीय अंतरिक्ष यान फ्रेंच गुआना, एक जगह पड़ती है यूरोप में, फ्रेंच गुआना से
से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च किया जाएगा कहां जाने के लिए? इन चंद्रमाओं पर, ठीक है। कहा जाता है कि इसका जो समय होगा, समय लगभग लग सकता है इस मिशन पर जाने के लिए 8 वर्ष। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि 8 वर्ष का ये समय हो सकता है जो यूरोपीय अंतरिक्ष यान की तरफ से भेजा जाएगा, ठीक है। और कम से कम इसमें बताया गया है कि 3 उपग्रह जो बर्फीले हैं का पता लगाया जाएगा। क्या पता लगाया जाएगा कि उनमें जीवन है या नहीं है, उनमें कोई जीवन की गुंजाइश हो सकती है नहीं हो सकती। हाँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। कह रहा कि विश्व हीमोफीलिया दिवस 2023, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2023, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2023 अप्रैल के किस दिन मनाया जाता है? तो ये अप्रैल की 17 तारीख को मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस की मैं बात करूं अगर, तो शुरुआत हुई थी 1989 से, और शुरुआत की गई थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। इसके द्वारा 89 में शुरुआत की गई थी और 17 तारीख को मनाया जाता है ये, ठीक है। और उसका कारण भी है क्योंकि 17 अप्रैल को, और पूरी डेट है 17 अप्रैल 1941 को, 17 अप्रैल 1941 को रक्तस्राव विकारों वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में काम किया था, ठीक है। इसी डेट को, ठीक है, पहली बार इस डेट को काम किया था, इसीलिए हर साल ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। पेपर में काफी ज्यादा पूरा पूछा जाता है। 8वां देखते हैं। कौन सा देश, कोई और देश नहीं, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल हाल में ही इंटरनेशनल बिग कैट्स
अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है। तो ये तो पहले ही बनाता दिया हमने, इसका आंसर क्या है? नेपाल। तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के संस्थापक सदस्य बना है, तो ये वे देश हैं इनमें वे देश हैं जो बिल्ली समूह की सभी सातों प्रजातियों से संबंधित होते हैं, तो उन्हें ये दर्जा दिया जाता है। जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, पैंथर है, इसके अलावा तेंदुआ है, ये सब बिल्ली समूह के सदस्य हैं, तो केवल उन्हीं को यह दर्जा दिया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ये सौंपा है नेपाल के ऊर्जा मंत्री, नेपाल के ऊर्जा मंत्री ने ये जानकारी दी है, जिनका नाम है शक्ति बहादुर। शक्ति बहादुर ने इसकी जानकारी दी। तो कौन सा देश हाल में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना? तो वो बना कौन सा? शक्ति बहादुर ने इस बात की जानकारी दी और बना है नेपाल, जिसमें ज्यादातर ये आपके एनिमल्स वगैरह यानी जो बिल्ली की प्रजाति वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। अपने 9वें प्रश्न की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, आपका 9वां प्रश्न। किस बैंक ने, तो ये और कोई बैंक नहीं है, हमारा सरकारी बैंक है। इस बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 400 दिनों की 400 दिनों की अमृत कलश खुदरा सावधि जमा योजना फिर से शुरू की। कौन से बैंक ने शुरू की? तो ये बात पहले बता चुका हूं, एसबीआई। आप फिर से शुरू का मतलब ये सेकंड टाइम शुरू की थी, याद रखिएगा। ये सेकंड टाइम शुरू की 12 अप्रैल। तो ये 12 अप्रैल 2023 से 12 अप्रैल 2023 से दोबारा शुरू करी, ठीक है। हालांकि इसका प्रथम चरण भी था, ये प्रथम चरण चला था 15 फरवरी से 31 मार्च तक। यानी आपका 15 फरवरी से 31 मार्च तक पहला चरण था जो बंद हो गया। इसके बाद इसको दोबारा से शुरू किया गया 12 अप्रैल 2023 से। तो अमृतकाल खुदरा समाविधि योजना ये है क्या? ये दरअसल में एक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी योजना है, जिसमें से आपको अपना पैसा 400 दिनों के लिए जमा करना है। 400 दिनों के लिए अपने बैंक अकाउंट में रखना है। और इसमें दो कैटेगरी बनाई है। दो कैटेगरी क्या बनाई है? कि आम लोग हैं, आम लोग यानी 18 से लेकर 59 वर्ष तक,
ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ लोग में सीनियर सिटीजन आएंगे, ठीक है, यानी 60 वर्ष या उससे प्लस वाले एज है। तो उनको इस पैसे पर, जितना भी पैसा आप रखेंगे उस पर जो वरिष्ठ लोग हैं उनको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, आम लोगों को कम। तो यहां मिलेगा 7.1% ब्याज आपको मिलेगा उस राशि पर, और यहां आपको मिलेगा 7.6, तो 7.6%, ठीक है, ब्याज। अच्छी बात यह है कि आप जब चाहें तब इसको डिपॉजिट कर सकते हैं, और मात्र इसकी जो अवधि है वो 400 दिन है, यानी 1 साल के लगभग है। तो इसी योजना का नाम दिया है अमृत कलश खुदरा समावधि योजना। साथ में एसबीआई ने इस बात की भी जानकारी दी कि इस योजना के तहत आप मैक्सिमम अपने बैंक अकाउंट में पैसा रख सकते हैं, वो रख सकते हैं 2 करोड़ रुपया, यानी 2 करोड़ से ज्यादा आप इसमें नहीं रख सकते, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, 10वां प्रश्न। वित्तीय संरचना में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता, राष्ट्रमंडल एक समूह है, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, करेगा? तो इसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता किससे जुड़ी है? वित्तीय संरचना से, यानी आर्थिक गतिविधियों से। आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी समस्याएं, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें भारत अध्यक्ष है और इसमें एक देश उपाध्यक्ष भी है जो उपाध्यक्ष की भूमिका करा रहा है। तो इसमें से उपाध्यक्ष बनाया गया है इस मीटिंग के लिए नाइजीरिया को। तो भारत उपाध्यक्ष है और भारत अध्यक्ष है, ठीक है, और नाइजीरिया इसका क्या है? उपाध्यक्ष है, ठीक है। इसकी जानकारी कॉमनवेल्थ सचिव, कॉमनवेल्थ के सचिव हैं, इनका नाम है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड केसी। इन्होंने इस बात की जानकारी दी कि भैया इस तरीके से ये कार्यक्रम होने वाला है। तो इसका आंसर क्या है? अध्यक्षता है ना, तो अध्यक्ष भारत और नाइजीरिया हो गया उपाध्यक्ष। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न के भी। तो ये थे आपके 10 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपना प्रश्न जरूर पूछिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो भी आप हम लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी समस्या के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। जैसे ही हम लोगों को समय मिलेगा वैसे ही हम लोग जो है अपने कमेंट बॉक्स में जाकर आपका आंसर या रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जाने से पहले वही आपसे 2 निवेदन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, तथा अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। मतलब यानी हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी, किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होगी, उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए करंट अफेयर की श्रृंखला में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।